हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक शर्मा। आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक के पीवाईक्यू के बारे में। देखिए, जो पीवाईक्यू हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे, बिकॉज ये आपको एक टॉपिक के रेलेवेंस के बारे में बताते हैं। तो इन दिस टॉपिक हम 31 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मतलब अगर आप देखें तो 30 सालों में स्टार्टिंग फ्रॉम 1995 टिल 2025 हमें 30 सालों के अंदर 31 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। सो दैट्स व्हाई ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने अभी तक ये टॉपिक कवर नहीं किया है तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरा साइंस एंड टेक का अलग से एक कोर्स चल रहा है यहाँ पे वाईटी के ऊपर, जिसमें मैं आपके हर एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। इससे पहले हमने जैसे डिफेंस के पीवाईक्यू को डिस्कस किया था, तो उसके ऊपर भी जो टॉपिक की डिस्कशन है मैंने कवर की हुई है ऑलरेडी। आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी साइंस एंड टेक की सीरीज देख सकते हैं। एंड ऐसे ही स्पेस टेक्नोलॉजी टॉपिक से भी जो पीवाईक्यू है एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने यूट्यूब पे कवर कर रखे हैं, तो आप उन्हें जरूर से देख लें। आइए शुरुआत करते हैं एंड आज के पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is expected that Majorana 1 will enable quantum computing. Majorana 1 chip has been introduced by Amazon Web Services. Deep learning is a subset of machine learning. मतलब आपसे एक बेसिक चीज पूछी हुई है अबाउट एआई और दूसरी चीज आपसे पूछी हुई है अबाउट द करंट अफेयर। तो यूपीएससी इस तरह के स्टफ के लिए जाना जाता है जहां पर स्टैटिक और करंट अफेयर के बीच में यूपीएससी अलग से सेग्रीगेशन नहीं करता है। मेजरोना 1 पिछले साल न्यूज में रहा है, जहां पे इसे बिल्ड किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अगर आपने अपना आंसर लगा लिया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो यहां पे ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो गई। अब सेकंड स्टेटमेंट गलत होने के बाद आपका ये और ये और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, जहां पे पहली स्टेटमेंट ठीक है कि इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में ये हेल्प करेगा। एंड दूसरी चीज, डीप लर्निंग जो है ये सबसेट है मशीन लर्निंग का। तो एक सिंपल सा फैक्ट अगर आपने कहीं करंट अफेयर में पढ़ा हो तो उससे ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन रेलवे हैज प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी railway system by 2028. Kavach is an automatic train protection system developed in collaboration with Germany. Kavach system consider RFID tag fitted on track in स्टेन्स सेक्शन। तो आपको पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। देखिए, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास आए, आपको एक चीज जो समझनी है वो ये है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। अब देखो, कवच सिस्टम आरएफआईडी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर, जिससे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हमें हेल्प मिलती है स्टेशन और ट्रेन के बीच में कम्युनिकेशन में। तो ये थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे वो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन और ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया एंड दैट्स व्हाई आंसर बन गया 1 एंड 2। ये इंडिजिनसली बेस्ड आपकी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि फॉरेन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कॉस्टली थी, तो इस वजह से हमने इंडिजिनसली इसको बिल्ड किया, खुद से बिल्ड किया। तो इसमें जर्मनी का कोई सहयोग नहीं है। एंड मोर ओवर रेलवे जो प्लान है फ्यूचर का वो दो भागों में बटा हुआ है। बाय 2047 हम फ्रिजिड कॉरिडोर्स एंड इन सब की एक नेटवर्क को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रेलवे रूट्स को डीकंजस्ट किया जा सके। तो वो सब इसमें आ जाता है, बट इस वजह से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो गई। तो यस, अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्लैश फ्रेजेस इज मोस्ट एप्रोप्रिएटली यूज्ड टू डिनोट an interoperable network of 3D virtual world that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items. मतलब एक ऐसा आपका सिस्टम जहां पे आपको देखने को मिले कि आप चीजों को खरीद सकते हैं, यानी रियल एस्टेट को। एंड रियल एस्टेट को खरीदने के साथ साथ आप अपने जैसे मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो मार्केटिंग भी पॉसिबल है। तो ये कॉन्सेप्ट कहां पर मेंशन है? बिग डाटा एनालिटिक्स में, क्रिप्टोग्राफी में, मेटावर्स में, या वर्चुअल मैट्रिक्स? देखिए, क्रिप्टोग्राफी जो है कहीं ना कहीं इंक्रिप्शन एंड उससे चीज से रिलेटेड है, तो ये आपका इस सेगमेंट में नहीं आता। बिग डाटा नहीं आता है, क्योंकि बिग डाटा जैसे आपका
आधार कार्ड का डाटा हुआ तो वो बिग डाटा की कैटेगरी में आ जाता है, तो उसमें भी ऐसा नहीं होता है। अब मेटावर्स जो मेटा का एक प्रोजेक्ट है, इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे एक ऐसा सोशल मीडिया हम तैयार कर रहे हैं जहां पे रियल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड एंड इवन आपका ऑग्यूमेंटेड एंड एक्सटेंडेड रियलिटी को हम मर्ज कर रहे हैं, वीडियोस को मर्ज कर रहे हैं, सो दैट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अभी आप कनेक्टिविटी कैसे देख रहे हो कि आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हो एंड उनके साथ चैट करते हो, अब आप अपने अवतार्स को यूज कर सकते हैं, अपने लाइक इमेजेस को यूज कर सकते हैं, जहां पर आप वर्चुअली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन मेटावर्स हो जाता है। तो याद रखना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, with the reference to non-fungible tokens, consider the following statement. They enable the digital representation of physical assets. They are unique cryptographic token that exist on blockchain. They can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction. अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगेन इसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, नॉन फंजेबल टोकन का मतलब क्या होता है? फंजेबल क्या होता है? जहां पे जैसे आपके पास गोल्ड है, आप गोल्ड को इक्विवेलेंट पार्ट में तोड़ सकते हैं। 10 ग्राम गोल्ड है तो 1-1 ग्राम का गोल्ड हो गया। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास 100 का नोट है, 100 के नोट को आप 50-50 के 2 में कन्वर्ट कर सकते हो, 20-20 के 5, 10-10 के 10 एंड इवन जैसे 2 रुपए या 5 रुपए या 1 रुपए में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसी चीजें आपके नॉन फंजेबल टोकन में नहीं होते, ये एक्सक्लूसिव होते हैं, कुछ ही लोगों को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बनी रहती है। तो याद रखना कि ये थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए एंड आंसर बन गया आपका ए ऑप्शन। यानी ये डिजिटली रिप्रेजेंट करता है फिजिकल एसेट को, जैसे किसी ने गाना गाया, पेंटिंग बनाई, तो उन सब चीजों को ये फंजेबल टोकन में, नॉन फंजेबल टोकन में कन्वर्ट कर सकता है। एंड इसमें क्रिप्टोग्राफी का ही यूज होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही यूज होता है, जिसके बिना पे इन्हें आप कह सकते हो एक्सक्लूसिव बनाया जाता है। तो ये चीज यहां पे आपको ध्यान में रखनी है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट ऐप की। कंसिडर द फॉलोइंग: आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिटल लॉकर, दीक्षा, विच ऑफ द अबव आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म होते क्या है, जहां पे आप ये कह सकते हो कि आपको पूरी कोडिंग नहीं करनी है, आप कोडिंग कहीं से उठा के उसको थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हो। तो यहां अगर देखा जाए, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर एंड दीक्षा, इन सभी प्लेटफॉर्म में गवर्नमेंट की जो डीपीआई है, डिजिटल जो आपकी पब्लिक, आप ये कह सकते हो इंटरफेस वगैरह, तो उनको यूज किया गया। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट ने बिल्ड किया, जैसे आप ये कह सकते हो यूपीआई, यूपीआई के ऊपर फिर आपके गूगल आ गया, देन उसी से आपका लाइक पेटीएम चल रहा है और बहुत सारे ऐप आपके और चल रहे हैं। तो वो बेस जो है वो किसी और ने बिल्ड किया, ओपन सोर्स है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली कोड करके यूज कर सकते हो। तो आरोग्य सेतु जैसे आपके आधार के डाटा को भी यूज करता है, कोविन में भी आधार का डाटा रहता है एंड डिजी लॉकर में भी रहता है, तो ये सभी आपके ओपन सोर्स से आते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दैट इज 1 2 3 4। तो अगर दीक्षा के बारे में आपको नहीं भी पता था, आपको पता 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर है, तो 1 2 3 कहीं पर भी गिवन नहीं है सिवाय ऑप्शन डी के। तो अगेन एलिमिनेशन से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते थे। आइए अब अगले 8 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विद द रेफरेंस टू वेब 3.0, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेब 3.0 technology enables people to control their own data. In the Web 3.0 world, there can be blockchain-based social media. Web 3.0 is operated by user collectively rather than a corporation. देखो, Web 3.0 एक आपका डिसेंट्रलाइज्ड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, जहां पे आप अपने डाटा को खुद से ओन कर सकते हो। मतलब आपको जरूरत नहीं है यहां पे किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होने की। जैसे अभी मेटा है, यानी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो यहां पे कंपनी आपके डाटा को कंट्रोल कर सकती है, बट वेब 3.0 में ऐसा नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली अगर डिसेंट्रलाइजेशन आएगी तो आप अपने डाटा को कंट्रोल कर सकते हो एंड मोर ओवर यूजर के कंट्रोल में रहेगा कलेक्टिवली उनका डाटा। तो ये भी बात यहां पे ठीक है। अब ऐसी डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल सिर्फ अभी करंटली आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही हो सकती है। तो डेफिनेटली यहां पे आपका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है, यानी 1 2 3 तीनों ही ठीक है
और आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। तो क्वाइट सिंपल इट इज। अगर आपने पढ़ रखा है तो, अगर नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ा मुश्किल रहता है कि शायद आपको वेब 3.0 के बेसिक ट्रेड्स के बारे में अगर ना पता हो तो आपके लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर आंसर करना। With reference to software as a service, SaaS, consider the following statement. SaaS buyer can customize their user interface and can change data field. SaaS user can access their data through their mobile devices. Outlook, Hotmail and Yahoo Mail are form of SaaS. अब देखो कई बारी आपको एक ऐसा एप्लीकेशन की जरूरत होती है जो बेस एप्लीकेशन आपके पास हो और आप उसके इंटरफेस को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सको। जैसे लेट्स से आपने हॉटमेल पे अपनी कंपनी की मेल बनानी है और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का नाम भी उसमें रिफ्लेक्ट हो, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और इसी चीज को यहाँ पे आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात की जाती है, जहां पे आपको सॉफ्टवेयर लेंड किया जाता है कंपनी के द्वारा। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपको चीज चाहिए, जो चीज नहीं चाहिए, आप कस्टमाइज कर सकते हो। डेफिनेटली आप हर चीज के लिए क्यों पे करेंगे जब आपको वो फीचर चाहिए ही नहीं। तो इसमें बायर कस्टमाइज कर सकता है, पहली बात। नाउ आप इसे किसी भी डिवाइस यानी लैपटॉप या मोबाइल फोन एक्सेस कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ थर्ड थिंग, क्या आउटलुक, हॉटमेल और याहू इसका एग्जांपल है? तो यस, ये सर्विसेज ये पहले से ही प्रोवाइड करते आए हैं। तो सबसे करेक्ट आंसर इसका बनेगा डी ऑप्शन। तो यहां पे इसे याद रखना। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी: क्लोज सर्किट टीवी, सीसीटीवी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द अबव आर कंसिडर शॉर्ट रेंज डिवाइसेस टेक्नोलॉजी? अब इसमें से कौन कौन से शॉर्ट रेंज पे ऑपरेट करते हैं, मतलब जो आपका डिस्टेंस है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए इनसे। अब जैसे अगर हम RFID टैग, फास्ट टैग की बात करें तो 100 मीटर का डिस्टेंस इसमें रहता है। जो आप घर पे वाईफाई यूज करते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि आपके घर पे वाईफाई चल रहा है, आप अपने ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें भी वही लेस देन 100 मीटर का आपका डिस्टेंस रहता है। एंड क्लोज सर्किट कैमराज में भी आप लोकली उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्दो अब तो ऐप बिल्ट हो गए, तो ऐप अगर आप यूज करते हैं एंड आप आप ये कह सकते हैं कि वो अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप कहीं भी उसे देख सकते हैं। बट अदरवाइज हम ये मान के चलते हैं जो सीसीटीवी भी हैं वो एक क्लोज रेंज में ऑपरेट करते हैं। अगर अदरवाइज अगर आपके पास कोई ऐप है तो बात अलग है। यस, यहां पे तीनों ही आपके इस कैटेगरी में आ जाते हैं, तो आंसर करेक्ट बनेगा आपका डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज: spraying pesticide on the crop field, inspecting the crater of a active volcano, collecting breath sample from spouting whales for DNA analysis. At the present level of technology, which one of the above activity can be successfully carried out using drones? तो ड्रोन्स के बारे में आपको यह पूछा गया है कि भाई इसमें से किस चीज के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखो प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर हम एग्रीकल्चर के स्प्रे के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, जो आपके ये वॉल्केनो होते हैं, वॉल्केनो को फिजिकली एक्सेस करना हमारे लिए काफी मुश्किल होता है, बट ड्रोन्स कहीं ना कहीं हवा में जब आपके उड़ रहे होते हैं तो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप वहां से सैंपल कलेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपका डिवाइस उस हीट रेंज को संभाल पाए तो। यस, इंस्पेक्ट करने के लिए भी ये आपको एक चांस देता है, क्योंकि एयरबॉर्न रहते हैं, नियर जा सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी आपने अच्छा मटेरियल इसमें यूज किया तो उस वजह से। यस, डेफिनेटली ये भी बात ठीक है। एंड आप सैंपल भी कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर व्हेल से। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गए, तो आंसर बनेगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2020 के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे, बिकॉज 2020 में चीजें थोड़ी डिफरेंट थी। उस समय एआई थोड़ा न्यू स्टेज में था। अगर अभी के हिसाब से देखोगे तो इसमें से कुछ चीजों के हिसाब से ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं बन पाएगा। तो ब्रिंगिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रीज, डेफिनेटली आपकी जो लोड है उसको जो एआई है वो ठीक से मैनेज कर सकता है, उसका डिवीजन ठीक से कर सकता है, जिससे आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम हो सकता है। अगर देखा जाए प्रेजेंट कंटेक्स्ट में तो मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग्स ये क्रिएट कर सकता है, बट उस समय एआई के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं थी 2020 के टाइम पे। तो
तो इस वजह से हम इसे इनकरेक्ट कर रहे हैं। अब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में डिजीज के डायग्नोसिस में इसको यूज किया जाता है, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। एंड उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन की बात की जाए तो भाषणी ऐप के बारे में आपको पता होगा, तो डेफिनेटली वो भी पॉसिबल है आपका। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी तो फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। तो पांचवा ऑप्शन देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ये तीनों ऑप्शन निकल गए, तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन बनेगा 1, 3 एंड 4। सो लाइक आप कह सकते हो कि भाई सेकंड स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आप फिफ्थ के साथ जा सकते थे, बट फिफ्थ जो ऑप्शन है वो अभी तक भी पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। विद रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, which of the following statement are correct? So VLC uses electromagnetic spectrum wavelength 375 to 780 नैनोमीटर। अब देखो, अगर आपको विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम का पता हो कि किस रेंज में वो ऑपरेट करता है, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि विजिबल लाइट की जो रेंज है, यानी अगर आप वेवग्योर की बात करें तो वेवग्योर आपका इसी रेंज में ऑपरेट करता है, तो दैट्स व्हाई पहली स्टेटमेंट यहां पे ठीक होनी चाहिए। VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। अब देखो, मैंने वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में आपको पढ़ाया होगा। वायरलेस कम्युनिकेशन में मैंने आपको कहा था कि हमेशा एक लाइन ऑफ साइट की प्रॉब्लम रहती है। जैसे अगर हम बात करें वाईफाई की, वाईफाई आपका दीवार से आर पार जा सकता है, बट वैसे ही एक होता है लाइफ फाई, लाइट यूज कर रहे हैं जहां पे हम इंटरनेट की कम्युनिकेशन के लिए। अब इसमें स्पीड तो बहुत हाई होती है, बट क्योंकि एक कमरे में दीवार होती है एंड लाइक अगर आपकी रोशनी बाहर नहीं जा रही है, तो आपको हर कमरे में एक डिफरेंट डिवाइस लगाना पड़ेगा। तो लाइन ऑफ साइट की वजह से आप कह सकते हो ये लॉन्ग रेंज में पॉसिबल नहीं है। देन VLC कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एट अ फास्टर देन ब्लूटूथ, सो डेफिनेटली लाइट की स्पीड से अगर डाटा जा रहा है तो फास्ट होगा ही। VLC हैव नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। अब लाइट है, अब बिजली की इंटरफेरेंस की वजह से आपकी लाइट वो थोड़ी होती है, चेंज थोड़ी होती है। अब जैसे नॉर्मल आप स्पीकर लगाते हैं, आपके फ़ोन पे जैसे ही कोई कॉल आती है तो स्पीकर के ऊपर हल्की सी साउंड आपको सुनने को मिलती है, पहले तो मिलती थी, आपका पता नहीं है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट देयर। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपकी ठीक है। सो इसमें करेक्ट आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन। सेकेंड स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट थी, तो लॉजिकली अगर आप देखें तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके चले गए, तो ऑप्शन वैसे भी सी ऑप्शन बने। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विद नो सिंगल यूजर कंट्रोल। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड है, ये इसका कॉमन फीचर है। The structure and design of blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency। अब ये हमने रिसेंटली पढ़ा भी था, नॉन फंजेबल टोकन में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि ये करेंसी से ही डील करेगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। तो आपने बस ये देखना लॉजिकली कि थर्ड स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी can be deployed without anybody's permission। देखो, क्रिप्टो करेंसी के लिए आपको इंडिया के अंदर परमिशन चाहिए रिजर्व बैंक की, बट नॉट फॉर ऑल द टेक्नोलॉजी। जैसे लैंड रिकॉर्ड या हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आप इसे इजीली यूज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हर टेक्नोलॉजी के लिए आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि लाइक सभी चीजों में जरूरत नहीं है, तो हम डी ऑप्शन लेके चलेंगे, दैट इज 1 and 3। इस चीज को थोड़ा सा आपने ब्रॉड वे में इंट्रोस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट, इन इंडिया अंडर cyber insurance for individual, which one of the following benefit are generally covered in addition to payment for the losses of funds and other benefit? Cost of restoration of computer system in case of malware disrupts access to one's computer, cost of new computer if some miscreant willful damage it if proved so, cost of hiring specialist consultant to minimize the loss in cyber extortion, cost of defense in the court
of law if any third party files a suit. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपने अपना लैपटॉप खुद से तोड़ दिया तो कोई इंश्योरेंस कंपनी, आपके इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रूफ है, तो उसके बाद आपको क्यों ही वो इंश्योरेंस क्लेम देगा? लेट्स से मैं यहाँ पे ये देखता हूँ, जैसे लाइक एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लीजिए आप। अगर कोई पर्सन खुद से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, सिगरेट कंज्यूम कर रहा है, एंड उसने पॉलिसी में इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया, और मेडिकल रिपोर्ट में ये प्रूव होता है कि भाई वो बंदा हैवी स्मोकर था एंड सब कुछ, तो भाई इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाती है आपकी गलत, इनकरेक्ट। तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी गया और ये भी गया, करेक्ट आंसर आ गया बी ऑप्शन। तो इसमें क्वाइट सिंपल इट इज कि भाई अगर किसी का सिस्टम को रिस्टोर करना है वो भी कॉस्ट यहाँ पे पे की जाएगी, एक्सटॉर्शन के लिए भी पे किया जाएगा, एंड कोर्ट के अंदर थर्ड पार्टी के लॉ सूट को भी हैंडल करने के लिए यहाँ पर पेमेंट दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्वेश्चन की। विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज और आर difference and differences between LTE long term evolution and VoLTE voice over long term evolution? अब ये मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड फ्यू क्वेश्चंस में से एक है। LTE is common market as 3G and VoLTE is commonly marketed as advanced 3G. LTE is data only technology, VoLTE is voice only technology. तो देखो, VoLTE की बात की जाए तो ये वॉइस एंड डाटा दोनों को प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी, जैसे पहले क्या होता था कि आप अगर फोन कॉल पे हैं तो आपका इंटरनेट नहीं चलता था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो VoLTE ज्यादातर इंडिया के केस में हमने 4G और 5G के केस में देखा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे नाइदर 1 नॉट 2, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा? डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन context of digital technology for entertainment, consider the following statement. In augmented reality, a stimulated environment is created and a physical environment is completely shut down. Augmented reality में कह रहे हैं कि भाई आप completely एक ऐसे वर्ल्ड में होंगे जो नॉन नेचुरल कंप्यूटर जनरेटेड 3D ऑब्जेक्ट होगा। In virtual reality, images generated from a computer are projected onto रियल लाइफ ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग। यहां पे ये कह रहे हैं कि वर्चुअल रियलिटी में आपकी जैसे एक रूम है, उसके अंदर कुछ चीजों को, आर्टिफिशियल चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी अलाउज इंडिविजुअल टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इंप्रूव्स द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और पीसी। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि यहां पे कहा गया कि फिजिकल वर्ल्ड बिल्कुल बंद होगा और यहां पे आपको कह रहे हैं कि आप फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यानी या तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है या थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। अब वर्चुअल रियलिटी यानी नियर रियलिटी, अब ऐसे केस में आप ये मान के चल सकते हैं कि इमेज जो क्रिएट होती है कंप्यूटर जनरेटेड रहती है और आपका जो आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्शन है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो यहां पे ये जो स्टेटमेंट है उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, वाइस वर्सा लिखा हुआ है, तो इसको यहां पर आप देखिए, तो यानी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट होने के बाद हमारा ऑप्शन बचता है या तो 3 एंड 4 या 4। अब थर्ड स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया ठीक है, तो यानी 4 तो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, आंसर बनेगा बी ऑप्शन। वर्चुअल रियलिटी क्लोजेस द वर्ल्ड, बिल्कुल। आप जब जैसे लेट्स से PS5 के ऊपर कोई गेम खेल रहे होते हैं, आपने वो जो गॉगल्स होते हैं वर्चुअल रियलिटी VR गॉगल्स, उनको यूज कर रहे हो, तो आपको आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये चीज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि आपका बाहर का वर्ल्ड क्लोज हो जाता है एंड इंडिविजुअल जो है कंप्लीटली एक अलग एक्सपीरियंस यहाँ पर देख रहा होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, आंसर बनेगा 3 एंड 4 ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ डिजिटल सिग्नेचर इज, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाइज the certifying authority issuing it, issued to serve as a proof of identity of an individual to access information or server on internet, an electronic method to sign an electronic document and ensuring that original content is unchanged. अब ये एक सिंपल सा डिजिटल टेक्नोलॉजी के सिग्नेचर के रिगार्डिंग आपसे स्टेटमेंट पूछी गई है। अब इसमें इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। डेफिनेशन में अगर हम डिजिटल सिग्नेचर की बात करें
जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट ऑनलाइन साइन किया, वो डिजिटल सिग्नेचर की कैटेगरी में आएगा। तो वो अथॉरिटी इशू कर रही है, उससे रिलेटेड नहीं है, पहली बात। एंड ना ही ये आपके इंटरनेट से एक्सेस से रिलेटेड है, क्योंकि आप जब इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं तो आपको कोई वहां पर अपने साइन नहीं भेजने होते हैं। तो ये भी पार्ट यहां पर गलत हो गया। तो इसके बाद फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत होने के बाद ये ऑप्शन चला गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया। आंसर आपका ओनली सी ऑप्शन बचा, दैट इज 3 ओनली। In the context of variable technology, which of the following task is or are accomplished by wearable devices? मतलब जैसे आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं, ऐसी चीजें जैसे क्या काम कर सकते हैं? लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल, स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्सन, असिस्टिंग हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन। तो इसमें से क्या क्या चीजें ये कर सकता है, आपसे वो पूछा गया है। देखिए, सबसे पहली चीज इसमें, अगर आप अपनी स्मार्ट वॉच की बात करें, जैसे आप अगर कहीं भूल जाते हैं तो उसको ट्रैक करने के लिए आप उसकी लोकेशन का यूज कर सकते हैं। तो आपकी लोकेशन को भी वो हर टाइम जांच रहा होगा, तो फर्स्ट चीज बिल्कुल ठीक है। अब जो आपकी एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज को ये मॉनिटर करता है, तो स्लीप को भी मॉनिटर कर सकता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अब जो वेरेबल डिवाइसेस में एयरपॉड्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं, तो उसमें अब जैसे गूगल का एक फीचर है, सॉरी इसका एप्पल का, कि आप अलग अलग लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली। तो ऐसे ही अगर किसी पर्सन को थोड़ा कम सुनाई देता है तो उसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। तो यस, यहां पे करेक्ट आंसर बनेगा 1, 2 एंड 3। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स टर्म्स seen in news and context: Belle 2 experiment, artificial intelligence, blockchain technology, digital and cryptocurrency, and CRISPR-Cas9 particle physics। तो भैया CRISPR-Cas9 को तो आप सभी जानते हैं। अगर आपको थर्ड स्टेटमेंट के बारे में पता हो, तो ये जीन एडिटिंग के लिए यूज होता है। पार्टिकल फिजिक्स का तो इससे कोई लेना देना है नहीं। तो लेट्स से अपने को सिर्फ एक यही स्टेटमेंट पता है। आपको ब्लॉकचेन के बारे में पता होगा कि ये क्रिप्टो करेंसी में यूज होती है। तो लेट्स से सेकंड ठीक है और थर्ड गलत है, करेक्टली मैच्ड पूछा है। तो थर्ड गलत होने के बाद आपने ऑप्शन एलिमिनेट किए, तो करेक्ट आंसर आ गया आपके पास बी ऑप्शन। वैसे अब इस तरह की टेक्निक, आपकी ट्रिक्स यूज नहीं होती हैं, थोड़ा उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना कि अब आपको करंट अफेयर में अगर कोई टर्म ऐसी न्यूज में हो, एक्सपेरिमेंटेशन, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई। व्हाट डज इट इंप्लाइज? कि भाई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का क्या मतलब है यहाँ पे? सो इट इज इंटीग्रेटेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल। देखो, सबसे पहली बात यह है कि जैसे आप अपना पहले मोबाइल फोन का सिम लेते थे, तो आपको आधार से आपको खरीदना होता था, जहां पर आपके फिंगरप्रिंट स्कैन होते थे, आपकी लाइव इमेज ली जाती थी। यस, अगर ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन करना है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का मतलब ये है कि वहां पर आप आधार को यूज कर सकते हो, उसके डाटा को एक्सट्रैक्ट करके मैच कर सकते हो। यस, यहां पे पहली चीज ये है कि ये पॉसिबल है। देन ये इंटीग्रेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, तो यस, फोन से भी पॉसिबल है, आपके थंब इंप्रेशन जो कलेक्ट करता है उससे भी पॉसिबल है। तो यस, यहां पे ये भी पॉसिबल है। तो आंसर बनेगा सी, दैट इज 1 एंड 2 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपने इस चीज को देखा भी होगा कई बारी, जैसे किसी चीज को आप लेने गए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डीबीटी का बेनिफिट या पीडीएस स्कीम के अंदर राशन लेने गए होंगे, तो इन चीजों का इस्तेमाल होता है वहां पे। अब ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसके ऑप्शंस नेक्स्ट पेज पे हैं। तो व्हेन द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग्स इन द मॉर्निंग, यू वेक अप एंड टैप इट टू स्टॉप द अलार्म, which causes your geyser to be switched on automatically. The smart mirror in your bathroom shows the daily weather and also indicates the level of water in your overhead tank. After you take some grocery from refrigerator for making breakfast, it recognizes the shortage of stock in it and places an order for the supply of fresh grocery item. When you step out of your house and lock the door, all lights, fan, geysers, and AC machines get switched off automatically. On your way to office, your
car warns you about traffic congestion ahead and suggests an alternative route. And if you are late for a meeting, it sends a message to your office accordingly. In the context of emerging communication technology, which one of the following term best applies to the above scenario? अब देखो इसमें जो डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. There is no human intervention needed for this. So in this context, जो बेस्ट पॉसिबल सुटेबल एग्जाम्पल है इसका, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. आप देखना, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, नो नॉट पॉसिबल. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये किसी भी, जैसे आपने भाई रात को 10-11 बजे के बाद कुछ और वीडियोस आप देखने लगे हुए हो बायोलॉजी से रिलेटेड, तो उसके लिए लोग वीपीएन का यूज करते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. इंटरनेट प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो भाई आईपी जो है, आईपी एड्रेस जिससे आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो, वो उससे डील करता है. एंड गेटवे भी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर बनेगा बी ऑप्शन, दैट इज IoT. 3D printing has application in which of the following? Preparation of confectionery items, manufacturing of bionic car, automotive industries, constructive surgeries, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी. अब आपको कहा गया सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. अब इसमें अगर हम देखें, जैसे कन्फेक्शनरी में आपके ब्रेड केक वगैरह ये चीज़ें भी आ जाती हैं, तो ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए लेयर्स वाली, देखो 3D प्रिंटिंग क्या होते हैं, जहाँ पे मल्टीपल लेयर्स के थ्रू आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये इसमें पॉसिबल है. देन कार की मैन्युफैक्चरिंग में भी ये पॉसिबल है. तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड ठीक होने के बाद आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट और ये भी एलिमिनेट. कार अगर बनानी हो बिना जॉइंट्स के तो पॉसिबल है भाई इससे. तो इस वजह से आप कह सकते हो कि इसका आंसर जो है दैट विल बी 1, 2, 3, 4 एंड 5. ऑल्दो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए इसको यूज किया जा सकता है, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया जा सकता है कि नहीं, ये डाउटेबल है, डिबेटेबल है, बट स्टिल आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस के हिसाब से तो यही करेक्ट ऑप्शन बनेगा. नाउ इन इंडिया इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स? सर्विस प्रोवाइडर, डाटा सेंटर, बॉडी कॉर्पोरेट. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. अगर मान लो कोई आपका डाटा को हैंडल कर रहा है, उसमें से किसके लिए जरूरी है कि ये बताए कि आपका डाटा चोरी हो गया? क्या मेटा को आपको ये बताना चाहिए या गूगल जीमेल को आपको बताना चाहिए कि आपकी ईमेल हैक हो गई है? बिल्कुल बताना चाहिए. डाटा सेंटर जैसे यूडीआई वगैरह हो गए, जो आपके डाटा को होल्ड कर रहे हैं, उन्हें भी बताना चाहिए. और बॉडी कॉर्पोरेट्स, इनको भी बताना चाहिए, जो कंपनीज वगैरह हैं, कि अगर आपका पर्सनल डाटा कहीं से चोरी हो गया, यस इट इज लीगली मैंडेटेड फॉर ऑल ऑफ देम टू report such incidents. With the reference to live fire recently in news, which of the following statement is or are correct? अभी मैंने आपसे इसके बारे में डिस्कस की थी. तो it uses light as a medium for high speed data transmission. बिल्कुल सही बात है. It is a wireless technology and is several times faster than Wi-Fi. लाइट की स्पीड से चलता है. तो भाई वाईफाई दोनों में बहुत स्पीड का अंतर है. तो यस, अगर बात की जाए तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है. तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो आंसर बनेगा सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. With reference to near field communication technology, which of the following statement is or are correct? It is a contactless communication technology that uses electromagnetic radio frequency. अब ये नियर फील्ड को यूज कर रहा है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन में, तो डिस्टेंस कम है बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही यूज कर रहा है, जैसे आपका मेट्रो कार्ड हो गया. अब नियर फील्ड कम्युनिकेशन इज डिजाइन्ड फॉर यूज बाय डिवाइसेस व्हिच कैन बी एट अ डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर फ्रॉम ईच अदर. तो नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन किस चीज के लिए आप इसे यूज कर रहे हो. बट नियर फील्ड हमेशा कुछ सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता, कुछ सेंटीमीटर. तो मीटर की तो बात है ही नहीं. तो ये चीज आपकी RFID के अंदर पॉसिबल है, नियर फील्ड में नहीं पॉसिबल. नियर फील्ड कम्युनिकेशन कैन यूज इंक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे आपकी बैंकिंग डिटेल.
तो पहली स्टेटमेंट ठीक थी, सेकंड गलत थी, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया और ये भी ऑप्शन गया। तो इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा 1 and 3, सी ऑप्शन। Now, in addition to fingerprint scanning, which of the following can be used in biometric identification of a person? Iris scan, retinal scan, voice recognition. Select the correct answer using the code given below. अब देखो फिंगरप्रिंट हमारे यूनिक होते हैं। अब इसके अलावा आप और क्या चीजें यूज कर सकते हो किसी चीज को, जैसे दरवाजे को लॉक करने के लिए। भैया आपने अली बाबा 40 चोर सुने थे, उसमें क्या था कि वॉइस रिकग्निशन को यूज किया था। वॉइस रिकग्निशन तो नहीं, बट एक तरह से वॉइस को यूज किया था, खुल जा सिम सिम। तो ऐसे ही आपको कुछ चीजें देखने को मिलते हैं जहाँ पे लेट्स से वॉइस एक पर्सन की जो पिच है, जो लेवल है, उसको वो रिकॉग्नाइज करके यूज कर सकता है। रेटिनल और आइरिस स्कैन भी इसमें पॉसिबल है। आंखों से कई आपने मूवीज देखी होंगी जिसमें कोई लॉकर खुलता है, वो भी पॉसिबल है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन, तीनों ही चीजें यूज हो सकती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई डिवाइसेस? ब्लूटूथ uses 2.4 GHz radio frequency band, where Wi-Fi can use 2.4 GHz to 5 GHz frequency band. Both Bluetooth is used for wireless local area network only, whereas Wi-Fi is used for wireless wide area network only. When information is transmitted between two devices using Bluetooth technology, the devices have to be in line of sight of each other. But when Wi-Fi technology is used, the device need not to be in line of sight. तो इसमें से आपको कहा है करेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए कौन सी है। तो देखो इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज और 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ठीक बताई गई है। अब कुदरती अगर हम बात करें वाईफाई और ब्लूटूथ के बीच में, तो यस दैट इज ऑल्सो ट्रू कि ये लोकल एरिया, मतलब एक छोटे डिस्टेंस के लिए आप यूज कर सकते हो। वाईफाई जैसे बड़े बड़े ट्रेन स्टेशन पे लगे होते हैं तो वो दूर तक भी जा सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसमें ए एंड बी गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट, सो हेंस आंसर विल बी डी ऑप्शन। ठीक है जी। अब बात करते हैं व्हाट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अभी मैंने आपको बताया कि एक ऐसा तरीका जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी लाइक इंटरनेट से, बट आप उसमें अपनी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज नहीं करते हैं। देखते क्या कहता है। इट इज अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द रिमोट यूजर कैन ट्रांसमिट encrypted information through the server of a organization. No, it's not that. It is a computer network across public internet. The provider users access their organization network while maintaining security and information transmitted. ये possible है। It is a computer network in which user can access a shared pool of computing resource. नहीं, शेयरिंग नहीं होती, वो क्लाउड में हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तीनों स्टेटमेंट ठीक नहीं है। एंड फर्स्ट की बात करें तो ये प्राइवेट नेटवर्क वाला पार्ट भी गलत है, क्योंकि ये लैन के अंदर पॉसिबल है, इसके अंदर नहीं। तो ये अगर हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की बात करें तो इसमें फिर अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, बी। पार्शियली करेक्ट है, बट यस, बी इज द करेक्ट आंसर। Which among the following do or does not belong or belongs to GSM families of wireless technology? अब ये मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका अगेन एक क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। DSL इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग ब्लूटूथ डिवाइस, कॉर्डलेस फोन, माइक्रोवेव ओवन, वाईफाई डिवाइसेस, विच ऑफ द अबव आपकी 2.4 से 2.5 के बीच में ऑपरेट करता है। तो डेफिनेटली ब्लूटूथ तो करता है, बट इससे अपना काम इजी नहीं होता, बल्कि और डिफिकल्ट हो जाता है। 3 ऑप्शन अभी भी हमारे बचे हुए हैं, ठीक है ना। अब बात करें कॉर्डलेस, कॉर्डलेस भी विद इन एक रेंज के काम करता है, एंड इसमें भी 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। वाईफाई डिवाइस हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था, तो 1, 2 एंड 4 ठीक होने चाहिए। अब 1, 2 एंड 4 यहां पर एक ऑप्शन बनता है, बट क्या माइक्रोवेव ओवन भी इस रेंज में ऑपरेट करते हैं? यस, माइक्रोवेव की अगर आप रेंज देखेंगे तो वो इसी रेंज में पड़ती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे
डी ऑप्शन आपका 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों ही ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। लास्ट, वाईमैक्स इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? सिंपल है, आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको घर पे ब्रॉडबैंड की एक्सेस चाहिए तो उसमें इसको यूज किया जाता है, दैट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर एज इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? अब देखो, एडवर्ड किन्सनर, बिल गेट्स, टिम ब्रिन्स एंड ली एंड विनोद दम। इसमें टिम एंड ली इज द करेक्ट आंसर। अगेन ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन अब यूपीएससी नहीं पूछता है, चलो कोई बात नहीं, हमने देख लिया है तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको डिस्कशन आज की अच्छी लगी हो। आज के डिस्कशन में इतना ही था, मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेक श्योर आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उनको ज़रूर से देख लेना। नेक्स्ट वीक एक बार फिर से मैं आपसे कनेक्ट करूंगा विद हेल्थ सेक्टर के क्वेश्चन से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।